नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत इस अकेडमी में। आज का डेट है 21 अगस्त 2022 एंड डेली के हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज, वेरियस करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स, असम ट्रिब्यून एक्सेट्रा होने वाला है। पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा हुआ रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो एक्चुअली हम न्यूज़ क्यों था ये मत देखिए, क्योंकि एक बेसिकली स्टैचू बनने वाला है लॉर्ड कर्जन के स्टैचू के सामने। चलिए वो आपको देखना ही नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न। हमें समझना है लॉर्ड कर्जन के बारे में, क्योंकि अगर आप GS1 में देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, एंड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन जो थे ना वो एक इम्पॉर्टेंट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। पता है क्यों? क्योंकि 1905 में उन्होंने बंगाल के पार्टीशन का घोषणा किया था, जिसके तहत वेस्ट बंगाल में, या वेस्ट बंगाल तो नहीं, तब के बंगाल हम लोग प्रोविंस बोलेंगे, तो बंगाल में जो है ना बंगाली नेशनलिज्म हमें देखने को मिला था, एंड दैट नेशनलिज्म अल्टीमेटली हेल्प्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1900 में कर्जन ने फेमसली स्टेट भी किया था, उन्होंने बेसिकली बोला था दैट वी कुड लूज ऑल आवर डोमिनियंस, और ये वैसे डोमिनियंस की बात की जा रही थी जो कि वाइट सेटलमेंट थी जहाँ पर, एंड स्टिल सर्वाइव। ऐसा बोला था दैट हाँ, अगर इंग्लैंड चाहे तो सारे डोमिनियन को छोड़ दे तभी भी सर्वाइव कर सकती है, बट इफ वी लूज इंडिया, अगर वो इंडिया को लूज कर दे, देन आवर सन वुड सिंक इनटू इट्स सेटिंग। और आप देख भी रहे हो कितना ज़्यादा, अभी तो खैर देखो अभी क्या है ना दैट हाँ दैट इज़ डेवलप्ड नेशन राइट, बट इवेंचुअली क्या हो रहा है आप देख रहे हो दैट इंडिया का डेवलपमेंट ग्रोथ कितना ज़्यादा है राइट। तो हम लोग का डेवलपमेंटल पैरामीटर्स बहुत ही सॉलिड है, और हम लोग किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, बट उतना रेट से वो लोग नहीं डेवलप कर रहे हैं, है ना। नाउ सवाल होता है दैट हाउ एंड वाई डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। देखो सबसे पहला तो तब के समय में जो ना कैलकाटा कैपिटल था ब्रिटिश राज का, 1905 के समय में बोल रहा हूँ। देखो अभी जो है ना, तब अभी दिल्ली है ना, तो 1911 में दिल्ली बना, 1905 तक नहीं था, ठीक है। तो 1905 में तब कैलकाटा ही कैपिटल था ब्रिटिश राज का, और बंगाल प्रेसिडेंसी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस था। अब कैलकाटा क्योंकि मेनली कैपिटल था, और वह उसी रीजन्स में बहुत सारे एजुकेशन नेशनलिस्ट भी देखे होंगे आपने, ठीक है। क्योंकि देखो जो जितने सारे बंगाली लोग एजुकेटेड लोग थे ना, सो दे वर वेरी मच ईगर फॉर डूइंग एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इनफैक्ट अगर अभी भी आप देख लोगे ना, बंगाल की यूथ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है पॉलिटिक्स में, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, है ना। तो ये बेसिकली केस था। इनफैक्ट 1904 में होम सेक्रेटरी जो थे ना H.H. रिस्ले साहब, तो उन्होंने भी बोला था बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन डिफरेंट वेज, एंड वही चीज़ का फ़ायदा उठाकर बेसिकली लॉर्ड कर्जन बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था दैट देखो अभी जो बंगाल में हमें नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, दैट नेशनलिज्म इज बेसिकली ड्यू टू द अपकमिंग ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एंड अराउंड बंगाल। और ऑल द फोर्सेस बोले तो तब के समय इंडिया में मुस्लिम, हिंदूज सब कोई एक साथ थे। अब उन्हें क्या सोचा उन्होंने दैट चल भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेले, है ना। क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंडिया वाला पार्ट एंड ईस्ट बंगाल जो प्रोविंस है बांग्लादेश वाला पार्ट, वो मुस्लिम्स को दे दिया जाए, समझ लो ऐसा बोला गया था। एंड इवेंचुअली अभी जो हो गया दैट इज बांग्लादेश ओनली, ठीक है। सो उस समय उन्होंने ये गेम खेला दैट क्यों ना इसको अलग कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा दैट जो मुस्लिम्स हैं एंड हिंदूज हैं उनके बीच में दरार आएंगी, और अगर दरार आएंगी तो उसका फ़ायदा उठा के हम लोग बेसिकली अपना पॉलिटिकल जुमला चमका सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटेस्ट बिगन ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट। जब से ये अनाउंस किया गया था हाँ पार्टीशन किया जाएगा, तब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो लोग बॉयकॉट करने लग गए ब्रिटिश गुड्स का, इंस्टीट्यूशंस का, और इंकरेज करने लग गए दैट लोकल प्रोडक्ट्स को क्यों ना हम लोग इस्तेमाल करें। सो ये चीज़ हुआ बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल में, एंड आफ्टर फॉर्मल रिजोल्यूशन वाज पास्ड आफ्टर मीटिंग इन कोलकाता अगस्त 1905 में, जहां जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट की अगर बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट एक अनडाउटेडली फोर फ्रंट था ऑफ द मूवमेंट। पूरा हमारा जो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल जो हम लोगों ने स्ट्रगल करा था ना, उस स्ट्रगल का एक फोर रनर था, हम ये बोल सकते हैं, जिसमें बॉयकॉट किया गया था ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उनके लॉ कोड्स का, राइट, सब चीज़ का जो ब्रिटिश उधर से आता था कोई भी चीज़, उस सब चीज़ का ये किया गया था, ठीक है। इनफैक्ट एक नेशनलिस्टिक रेटोरिक का फिर से हमें
राइज होने दिखा था। और सॉन्ग वंदे मातरम, जो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, तब के समय एक इनफॉर्मल एंथम बन गया था। वही बोल गाते नहीं है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, वो वाला, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट, ये दोनों जो थे ना, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में फैल गए। पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास प्रेसिडेंटी, सब जगह फैल गया और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट उस समय बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट सोसाइटीज़ का हमें राइज होने देखने को मिला था, जैसे अनुशीलन समिति बंगाल में, ठीक है, जिसका मेन एम यही था दैट वायलेंस मीन्स के थ्रू कैसे ब्रिटिश रूल्स को यहाँ से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे। इनफैक्ट बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स भी आए थे जिन्होंने बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था और कोशिश की थी दैट कॉलोनियल जो मैन पावर्स हैं उनको डराने को, ठीक है, दैट अगर बम फोड़ देंगे तो वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से छोड़ के, ठीक है। तो बेसिकली एम यही था दैट आर्म्ड रॉबरीज में कैसे अपने आप को एंगेज किया जाए और बेसिकली देश को आज़ाद पहुँचाया जाए। नेक्स्ट दोस्तों बात की जा रही है एक डिक्लेरेशन की जिसका नाम है रेक्लिफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ध्यान से देखना, रेकिफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है ना। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल स्ट्रैटेजी जो है ना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2030, उसी के मुताबिक, इसी के जो डायरेक्टिव्स है उसके डायरेक्टिव्स को चलते हुए हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसके तहत वो लोग चाहते हैं दैट जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ नर्थ और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके वर्किंग कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। समझ रहे हो? तो कौन सा रिसोर्स को देखकर, मतलब कौन सा चीज़ को देखकर बेसिकली ये स्टेप लिया जा रहा है, ये वाला, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2030। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिलीज की गई है, ठीक है। इन मई 2014 67th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट किया गया था और अडॉप्ट किया गया था इस रिजोल्यूशन को एज अ फॉलो अप ऑफ रेकिफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। नाउ इसमें जितने सारे WHO के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली दरख्वास्त की दैट सर प्लीज़ एक डेवलप किया जाए और सबमिट किया, मतलब एक नया ग्लोबल स्ट्रैटेजी लाया जाए जिससे ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ है ना, उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। तो इसीलिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ लाया गया वर्कफोर्स 2030। और ये इसका मेन जो एम है ना वो यही है दैट प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स ऑफ जितने भी सारे मेंबर स्टेट्स हैं ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए दैट क्या क्या आप अपने देशों में पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो जिससे जो वैसे वर्कफोर्स है जो कि हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे नर्सेज लिख लो, तो उनका कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सके। बट इनके कंटेंट जो है ना, दे आर ऑफ वैल्यू टू ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ वर्कफोर्स एरिया। मतलब एज सच लाया तो गया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही, बट हाँ जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हेल्थ केयर के रिलेटेड काम करते हैं, वेदर इट बी प्राइवेट और पब्लिक, सबके लिए ही यह लागू होता है। अब मैं ये की चीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं स्किप बिल्कुल कर सकता था क्योंकि रेकिफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के बारे में ही तो बात की गई है। देखो 2020 के सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एल्मा आता डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, तलौना डायलॉग, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग को बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। इसीलिए तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया ना दैट कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट यू विल बी ओके दैट ओके या हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर घर जल। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है गोवा गवर्नमेंट को दैट गोवा गवर्नमेंट ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने हर घर सर्टिफाइड, मतलब हर घर जल सर्टिफाइड हो गई है। दैट इज हर घर में पाइप वाटर कनेक्शन प्रॉपरली पहुंच गया है। GS2 के और GS3 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं गोवा की, और गोवा ऐसा पहला स्टेट बन गया है, बट ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी कौन है, वो है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये जो है पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने जो बन गई है हर घर जल सर्टिफाइड। समझ रहे हो? तो स्टेट में भी समझ गए कौन है और यूनियन टेरिटरी में भी समझ गए कौन है, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन की अगर बात करें 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम यही था दैट हर पर्सन्स को हर दिन एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू आउट द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस जो है प्रोवाइड की जाएगी। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मतलब हाँ जो वैसा टैप कनेक्शन जो कि फंक्शन करे,
और उसके तहत 55 लीटर का पानी बेसिकली दिया जाएगा बाय द ईयर 2024, ये एम था, राइट। और इसको क्रिएट किया गया एज अ जन आंदोलन फॉर वाटर। इससे क्या पता चल गया, मतलब इससे क्या एक मिला दैट हाँ वाटर का जो नीड है ना वो हर लोगों तक है ना। सो इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। मिशन इंश्योर करता है फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर कनेक्शन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यही नहीं, ये इंश्योर करता है दैट कैसे कंजर्व करें हम वाटर को, कैसे वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है उसको ऑगमेंट करें, कैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को और भी ज़्यादा इन्हांस करें। और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, ग्रे वाटर देखो एक होता है ग्रे वाटर, एक होता है ब्लैक वाटर। जो पॉटी करने वाला जो पानी होता है ना दैट इज़ ब्लैक वाटर। जिस पानी से आप लोग कपड़े धोते हो या फिर मुंह हाथ धोते हो, बेसिन वाला पानी, दैट इज़ ग्रे वाटर, ठीक है। सो ये चीज़ समझ के रखना। फंडिंग पैटर्न अगर इसके तहत देखोगे, सेंटर और स्टेट के बीच में 90:10 है हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 50:50 है अदर स्टेट्स के लिए, और यूनियन टेरिटरीज के लिए तो खैर 100% ही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट। क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है ना रिसेंटली रीएलोकेट कर दिया गया है वैसे फंड्स जो क्या शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और वो फंड किन के पास थे? पहले डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट के पास, राइट, अंडर जो कि 8 मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, 8 वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंडर। तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं पहले डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, DAPSC। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि कंसिस्ट करता है बहुत सारे स्कीम्स जिसको रन किए जाते हैं बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जिसका मेन एम यही है दैट कैसे सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को शेड्यूल कास्ट के अलॉन्ग प्रोमोट करना है, ठीक है। नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ये मिला हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या करेगी इस फंड का? देखो, ये फंड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, जिससे हमारे जो देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। और वेरियस स्कीम्स है उनके लिए काम कर रही है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर उस सब धाम, ठीक है। उसके बाद PM अमृत जलधारा, PM यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम, ब्लिस, है ना। तो ये सारे एक्टिविटीज़ के अंडर उसको बेसिकली खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल के रिलेटेड न्यूज़ है। देखो एक्चुअली क्या है ना दैट अभी जो पोर्ट्स बने हुए, मेजर पोर्ट्स होते हैं, एक माइनर पोर्ट्स होता है। मेजर पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट। बट बहुत समय ऐसे पोर्ट्स होते हैं ना दैट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ना, वेदर इट बी मेजर और वेदर इट बी माइनर पोर्ट्स। किस सेक्टर में? पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उसको कंसर्न करने में। तो इसीलिए बेसिकली ये ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल लाया जा रहा है। एक्चुअली अभी जो इंडियन पोर्ट्स को गवर्न किया जाता है वो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 और मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा गवर्न किया जाता है। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इंडियन पोर्ट जो है ना दे आर फॉलोइंग बिहाइंड इट्स एशियन कॉम्पिटिटर्स। जैसे अगर श्रीलंका का पोर्ट देख लो, सिंगापुर का पोर्ट देख लो, तो वहाँ पे जो कार्गो किस टाइप से हैंडल किया जाता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इतने अच्छे हैं ना दैट इंडिया का उतना ज़्यादा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिस्पेक्टिवली कम है। समझ लो बात। तो इसीलिए इस बिल का एम यही है दैट कैसे पुराने एक्ट्स बने गए, जैसे ये देख रहे हो आप इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, 110 साल पुराना भाई, इसको रिप्लेस और रिपील करना है और नए प्रोविजंस लाना है। नए प्रोविजंस में क्या क्या लाया जाएगा? जैसे सबसे पहले इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंसेस के बारे में बात की जा रही है। बिल इंश्योर करेगा दैट प्रिवेंशन और कॉन्टामिनेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एट पोर्ट, इसको इंश्योर किया जाए, जिसके थ्रू कंप्लाई किया जाए विद मैरीटाइम ट्रीटीज और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है ना जिसमें इंडिया ने साइन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उसमें तो क्लियरली लिखा ही हुआ है ना दैट पोल्यूशंस नहीं क्रिएट करना है। तो हम भी उसी के तर्ज पर मेक श्योर करेंगे पोल्यूशन ना क्रिएट करे। इनफैक्ट इंडिया ने साइन किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, दैट इज मार्पोल कन्वेंशन को भी हम लोगों ने साइन किया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल चेंज को प्रपोज किया गया है, दैट इज बोला गया है स्टेट मैरीटाइम पोर्ट को जो है इंपावर करना पड़ेगा और स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल्स को जो है मेक श्योर करना पड़ेगा दैट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव हो, उनका कंट्रोलिंग कैपेसिटी, मैनेजमेंट कैपेसिटी, जितने भी नॉन मेजर पोर्ट्स को लोग मैनेज कर रहे हैं वो प्रॉपर हो। यही नहीं, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर कभी भी पोर्ट रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स हो तो। इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर फॉस्टरिंग
स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर पोर्ट सेक्टर। इससे क्या होगा, पोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट फंड, चलो ये फंड लाया जाएगा। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ द बिल, अनडाउटेडली ये इंश्योर करेगा दैट हाँ कोस्ट लाइन जो है इन देश का उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके, और जो भी हमारे देश में लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स है जिसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उस लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स को भी कंसर्न किया जा सके। स्टेटस अगर देखोगे इंडिया के पोर्ट्स का, तो हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट्स है एंड ओवर 200 नॉन मेजर और माइनर पोर्ट्स है, जिसमें 100% FDI सरकार ने अलाउ किया हुआ है। ध्यान से देखना, इंडियन ज्योग्राफी में जब भी आप पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था ना, मेक श्योर करना दैट यहाँ से जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को आप एड अप कर लेना। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो दैट 95% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है वह आपका जाके ओशन से किया जाता है। नाउ 95% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम, बट वहीं पर वैल्यू के टर्म्स में अगर देख लीजिएगा ये 65% ही है, समझ लो बात। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा इसका मतलब समझे, देखो इसका मतलब ये हुआ ना दैट हम लोग जो चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम फिजिकल गुड्स को करते हैं ना, है ना। मतलब फिजिकल गुड्स, अब देखो आप अगर सॉफ्टवेयर किसी को भेजना है, सोचो आपके लिए यूएस कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना के भेज रही है, वो तो ऑनलाइन ही भेज सकती है आपको, है ना, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ये सब चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर पोर्ट्स आर अंडर द यूनियन लिस्ट वाइल माइनर पोर्ट्स आर अंडर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। अच्छा और एक फैक्चुअल बात मैं आपसे बतलाता हूँ, ये शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से नोट कर लेना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, जो कि महाराष्ट्र में, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट इन इंडिया। लैंडलॉर्ड पोर्ट होता क्या है, ये एक मॉडल है जिसके तहत पब्लिकली जो गवर्नर पोर्ट है ना, पोर्ट अथॉरिटी, वो एक्ट करती है एज ए रेगुलेटरी बॉडी, मतलब एज ए लैंडलॉर्ड वो एक्ट करेगी। बट वहीं पर जो प्राइवेट कंपनीज जो कि कैरी आउट करती है वेरियस पोर्ट ऑपरेशंस, वो एक्चुअली में पैसे कलेक्ट करेगी और इस लैंडलॉर्ड को वो पैसे देगी, ठीक है। हर महीने में जैसे लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं दिया जाता है, वैसे ही वो लैंडलॉर्ड को पैसे देगी, समझ लो। तो ये लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट काम करती है, याद रखना। चलो दोस्तों, आज MCQs नहीं डिस्कस करते हैं, आज एक मेंस का आंसर का एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, राइट। मैं चाहता हूँ दैट इस क्वेश्चन को पहले तो आप लिखें, आफ्टर दैट you can see the explanation of what we have provided, ठीक है। सो जस्ट कुछ नहीं है, नॉर्मल आपको लिखा गया दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, दैट व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 10 नंबर में अगर आपको क्वेश्चन पूछे, वैसे तो देखो ये अगर इसमें शब्दों में मत जाना, बहुत ज़्यादा शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, बट मेक श्योर करना दैट क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखे, और ऑफ कोर्स जस्ट प्रेजेंट योर आंसर टू योर सेल्फ एंड last you can use the conclusion as well. So anyways, this was all about the discussion for today's class. And before concluding the whole session, let me tell you that 25th अगस्त से ऑलरेडी नया ब्रांच स्टार्ट किया जाने वाला है हमारा भद्रा IAS अकेडमी का, वो भी भांगाघर में। तो गुवाहाटी के भांगाघर में अगर कोई भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडमिशन्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।